सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र है, इसका ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हम कुछ बातें पहले ही कवर कर चुके हैं, आइए उसके बारे में कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि आपको कुछ भाग देखने को मिलता है जिसको हम श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कवर करते हैं। अब इन भागों में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। क्या आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपके सबसे पहले ये नासा छिद्र वाला भाग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे जाओगे तो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से लेस एक ऑर्गन होता है ना। फिर उसके बाद आपका आता है क्या? ये अंदर वाला भाग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लैरिंक्स नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ऐसे कवर करवाता हूँ, देखो ये इस स्लाइड में भी ये होगा। आप लोग पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद होगा क्या? वन सेकेंड। आप देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं भाई। तो पिछले लेक्चर में आपका ये जो लंग्स था, इसके बारे में हमने मतलब पढ़े हैं कि ये जो लंग्स होता है भाई, एक साइड से एक लंग्स तीन भाग में होता है, मतलब तीन पार्ट होते हैं एक लंग्स के, तीन पाली होती हैं, और दूसरे लंग्स के दो पाली ही होती हैं। जो आपका राइट वाला लंग्स है वो बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। फिर हमने इस लंग्स से रिलेटेड कुछ और बात करी थी, जहाँ पर हमने जाना था कि जो आपका लंग्स वाला एरिया है वहाँ तक वायु जो है वो किन किन मार्गों से होकर पहुँचती है ना। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका ये नासा या फिर जो आपके ये पोर होते हैं वहाँ से जाती है। फिर आपका नासा वेश्मिया नसल चैम्बर्स होती है, वहाँ से जाती है एयर, ठीक है। उसके बाद आगे किस में जाती है? इस फेरिंग्स वाले भाग में जाती है। मैंने लेरिंग्स बोला था क्या इसके पहले? आई एम सॉरी, वो इसके जस्ट नीचे का भाग होता है जो आपके किसको कनेक्ट करता है, वो इपीग्लोटस वाला भाग है ना। चलो, वो भी क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। दोनों में मीन्स आपका जो फूड वाली जो वो होती है ना, पाइप होती है, फूड पाइप जो होती है, और आपकी जो विंड पाइप होती है, दोनों के बीच में जो इपीग्लोटस होता है वो उसी फेरिंग्स वाले एरिया में जुड़ा होता, सॉरी लैरिंग्स वाले एरिया में जुड़ा होता है। एट द एंड वो भी कहीं पर काम ही आता है आपको, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि ये जो टर्म है लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये आज तक पूरी तरह से क्लियर आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेंगे, तो चांसेस हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ये मैंने आपको बताया कि नेजोफेरिंग्स वाला भाग होता है, जिसके अंतर्गत हमने इस वाले भाग को कवर किया था, जहाँ आपके जो नासा वेश में है उसके नीचे वाले भाग आते हैं। फिर ट्रैकिया मैंने बताया था क्या होता है भैया, इसी आकार के इसमें छल्ले बने होते हैं, है ना। एक उपास्थि या फिर कार्टिलेज से जुड़ा हुआ एक आपका मसल होती है, जो वो मसल क्या होती है? कार्टिलेज जो हैं, जो सी आकार के जो छल्ले हैं, है ना, वो क्या करते हैं? उस मसल को चिपकने से बचाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया के बाद हमने बढ़ा था कि ये ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उसे हमने क्या नाम दिया था? मतलब ब्रोंक्यूलस नाम दिया था, ब्रोंकाई नाम दिया था। फिर ये जो ब्रोंकाई या फिर आपका ब्रोंकस था, दोनों नाम से बुलाते हैं, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। उस आगे चल के ये आपके लंग्स के अंदर जब एंटर कर जा रहा था, तब उसके लंग्स के अंदर जो ये मोटी वाली ब्रांच थी, उस लंग्स के अंदर के मोटी वाली ब्रांच को हम क्या नाम दे रहे थे? ब्रोंक्यूल्स नाम दे रहे थे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे एक सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका फेफड़ों मतलब ब्रोंक्यूल्स वाला भाग था, ब्रोंक्यूल्स वाला भाग मतलब ये मोटा वाला भाग, ये आगे चल के छोटी छोटी क्या बना रहा था? ऐसी सतह बना रहा था, है ना। मतलब छोटे छोटे ब्रांच बना रहा था। ये जो छोटी छोटी ब्रांच थी ना, इन छोटी छोटी ब्रांच को हमने क्या नाम दिया? इन छोटी छोटी ब्रांच को हमने नाम दिया आपके क्या? लंग्स के अंदर जाने पर आपको याद है एवियोली डक्ट बना रहे थे, एवियोलर डक्ट बना रहे थे, एल्वियोलर डक्ट बना रहे थे, याद है? इस छोटे छोटे भाग को हमने क्या नाम दिया था? एल्वियोलर डक्ट नाम दिया था, ठीक है।
इसके बाद एल्वियोलर डक्ट के बाद ये जो लास्ट में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं आपको, है ना, छोटे छोटे बलून के गुच्छे, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल भाषा में बोलूँगा ताकि आप लोग समझ सको। ये जो छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, इनको हमने एल्वियोली नाम दिया था। और इनके बारे में हम कल की वीडियो में प्रॉपर कवर कर चुके हैं। इस हिसाब से आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन भाग हैं, यानी जो अंग या फिर ऑर्गन हैं, उनके बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब श्वसन तंत्र में आपको ह्यूमन बॉडी के जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनको जानने के अलावा ये श्वसन की प्रोसेस, ये रेस्पिरेटरी की प्रोसेस होती कैसे है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज के लेक्चर से हम कवर करेंगे और आई होप आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लगभग 2 से 3 वीडियो में यहाँ पर कंप्लीटली स्टडी कर लिया जाएगा उसका। फिर यहाँ से भी आपको कोई क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है एग्जाम में तो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसका जो ये ऑर्गन वाला भाग था वो हमने कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई जैसा श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन अगर किसी भाग में हो रहा है तो वो कैसे होता है, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम जानेंगे और पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को जानेंगे और पता चलेगा आपको आगे चल के कि ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, देखो भाई, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सिंपल है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करता है। ये वाली लाइन आपको अभी नहीं समझ में आएगी, तो कब समझ में आएगी, जब आप आगे चल के श्वसन की प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। जब आपको पता चलेगा कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, किसका यूज़ करके, आपके ग्लूकोज का यूज़ करके, है ना, पायरुवेट के रूप में, मतलब आगे चल के पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है किसमें, ऊर्जा बनाने में या फिर आपके एनर्जी प्रोवाइड करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप देखो कि भाई जो रेस्पिरेशन होता है ना, जो श्वसन होता है या रेस्पिरेशन होता है, उसकी कुछ डेफिनेशन है जो आपको देखना है। ये श्वसन क्या करता है भाई, जो आपके जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्रमिक अपघटन करके उन्हें सरल भोज्य पदार्थों में बदल देता है। इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर लिखा है जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उनको क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, किसमें, सिंपल फूड में, है ना, सिंपल फूड में। और फिर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बना, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये किसके हेल्प से होता है, आपके ऑक्सीजन के हेल्प से होता है। तो आप देखो रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन ही आपके अंदर जा रही है। ठीक है, इसी ऑक्सीजन की हेल्प से जो आपकी बॉडी के कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है और इसे ही हम श्वसन या फिर रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से तो आपकी श्वसन की परिभाषा ही बदल गई। पहले तो आप सोचे होंगे श्वसन मतलब क्या, सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइंस की भाषा में मेनली जो श्वसन या रेस्पिरेशन होता है उसका मतलब ही ये होता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो आपकी बॉडी में जटिल भोज्य पदार्थ यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं, उन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ऑक्सीजन की हेल्प से क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन कहलाता है। हो गया। चलो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, सीधे लिख सकते हैं, श्वसन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा विमोचन या फिर एनर्जी रिलीज। अब ये ऊर्जा विमोचन या फिर एनर्जी रिलीज क्या होता है, इसके लिए आपको छोटा सा एक समीकरण है जो ध्यान में रखना होगा। आइए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जटिल भोज्य पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सरल भोज्य पदार्थ यानी कि सिंपल फूड में। और उसके बाद वहाँ पर आपके CO2 और H2O नामक दो चीज़ें बनती हैं। क्या क्या हैं ये, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका वाटर। तो जब आपके कॉम्प्लेक्स फूड जो हैं, है ना, वो ऑक्सीजन का यूज़ करके और एंजाइम्स की उपस्थिति में, आगे चल के पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम, है ना, एंजाइम्स की उपस्थिति में सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में ही सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में एनर्जी या फिर ऊर्जा को भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी या फिर ऊर्जा को भी रिलीज करते हैं, यानी ऊर्जा को भी पैदा करते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी रेगुलर बनी रहे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा विमोचन या फिर एनर्जी रिलीज करना। कैसे हो रही है? जब आपके O2 के साथ में आपके जटिल भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं, और O2 को भोज्य पदार्थों के साथ मिलाने का काम कौन करता है? आपका ये लंग्स में O2 रहती है, इसके एल्वियोली वाले भाग में, और फिर यहीं से आपके ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वाहिनिकाओं में ब्लड जो आपका ऑक्सीजन है वो जाता है विसरण या फिर डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू, और फिर आगे चल के क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। धीरे धीरे करके पूरी चीज़ों को हम जानेंगे। चलो अभी तो बस इतना समझो भाई क्या होता है। ये आपका श्वसन की परिभाषा हमने जान लिया कि भाई O2 की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना, जिसके थ्रू आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये किस लेवल पर होती है? जैसे आप समझो कि अभी मैं आपके सामने पूरा खड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भी काम करूँगा तो आपको दिखेगा कि भाई ये काम कौन कर रहा है? एक इंसान कर रहा है। लेकिन उसी जगह जब हम किसी अंग की बात करें, है ना, किसी अंग की बात करें जो आपकी बॉडी में अंदर जाके सेपरेटली अपना काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला भाई आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, एक सेपरेट अंग है। फिर मैंने बोला आपके लंग्स सांस ले रहे हैं, एक सेपरेट अंग है। आपका स्टमक या आमाशय क्या कर रहा है? भोजन को पचा रहा है, एक सेपरेट अंग है। पाचन तंत्र का भाग है, हम पढ़ चुके हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपके जो पूरी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एक लेवल में जाके हो रही है। जैसे कि अगर कोई काम मेरे द्वारा किया गया तो मैं बोलूँगा भाई ये मेरे लेवल पे हो रही है, लेकिन अगर मेरे अंगों ने कोई काम किया तो भाई अंगों से मिलकर ही तो मैं बना हूँ, तो उन अंगों के लेवल पे वो काम होगा। बोलो हाँ। फिर ऐसे ही वो अंग जो हैं बहुत सारे टिश्यू या फिर ऊतक से मिलकर बने हैं, तो अगर टिश्यू या ऊतक कोई काम करेंगे तो मैं उस लेवल में बोलूँगा कि भाई टिश्यू या ऊतक अपने स्तर पर या अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। अब ये जो टिश्यू या ऊतक है वो भी कहीं ना कहीं किसी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, है ना, कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। तो ये कोशिकाओं या फिर सेल वाला जो भाग है वो भी अपना कोई काम कर रहा होगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लेवल डिसाइड करते हैं किसी भी काम का, है ना। मीम नहीं बोलेगा कोई, लेवल सबके निकलेंगे। देखो मैंने बोला कोई काम मेरे स्तर पर हो रहा है तो मैं उसे अपने आप से नापूंगा, कोई काम अंगों के स्तर पर हो रहा है तो मैं उसे वहां से नापूंगा, अगर कोई काम ऊतक या टिश्यू के स्तर पर हो रहा है तो वहां से नापूंगा, और अगर सेल या कोशिका के स्तर से हो रहा है तो मैं उसे कंसिडर करूंगा कि भाई ये वाला जो आपका काम है वो प्रॉपर किस कहाँ पर जाकर हो रहा है। उसमें हर एक सेल यानी कि हर एक छोटी छोटी कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं। तो आप देखो एक छोटा सा बेस बनाना था जो आई थिंक आप सभी का बन गया होगा कि ये जो श्वसन होता है, श्वसन के अंतर्गत जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी बनाने का काम आप देखोगे कोशिकीय स्तर या फिर सेल्यूलर लेवल पर होता है। इसका मतलब क्या है कि इस श्वसन या रेस्पिरेशन में हर एक छोटी छोटी कोशिका इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एट द एंड में आपको यही बताना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता तो चल गया होती क्या है ये, है ना, श्वसन क्या होता है। अब ये जो श्वसन है इसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। निम्नलिखित काटो, यहाँ पर डालो 3। इतने वैसे वर्ड क्यों यूज करना कि जो आपको याद ना रहे। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फॉलोइंग काटो भाई। चलो देखो, तो यहाँ पर आप जो श्वसन या रेस्पिरेशन है उसको मेनली 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं भाई? सबसे पहला आता है आपका बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम अपने प्रॉपर लंग्स में जो आपके ऐसा समझो आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन गई और जो CO2 बाहर निकली
उसको हम इस बाह्य श्वसन में पढ़ते हैं। यानी ये जो श्वसन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उसमें अगर केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से अंदर बाहर हो रही है तो उसे हम किस में पढ़ेंगे, इस बाह्य श्वसन वाले में। आगे चल के पढ़ना है इसको। फिर आप देखो दूसरा भाग आता है जिसमें हमें क्या पढ़ना रहता है, गैसों का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं भाई, आपकी बॉडी में जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, वो मैंने बोला था रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की CO2 के साथ ब्लड वेसल्स के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके ऑर्गन या फिर अंग तक पहुंच रही है। कौन? O2, ऑक्सीजन। और आपका जो कोशिका या सेल है वो जब एनर्जी बनाएगी एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग पहले कवर करवा चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आप देखो ये जो एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया से वापस लंग्स तक CO2 ब्लड के द्वारा ही आएगा, है ना। तो वो CO2 उस माइटोकॉन्ड्रिया से ब्लड तक कैसे आता है, वो भी तो भाई कहीं ना कहीं गैसों के परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आ रहा है। तो आप समझ में आया होगा आपको कि सेकंड जो भाग है आपके श्वसन या रेस्पिरेशन के, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपका जो ब्लड है ना, उसमें O2 जो है वो सेल या कोशिका तक जाती है, फिर CO2 जो है वो कोशिका से वापस आपके लंग्स तक आती है ना। इस वाले भाग को हम कवर करेंगे। फिर तीसरा भाग आता है आपका आंतरिक श्वसन या फिर क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन और कुछ नहीं है, वही माइटोकॉन्ड्रिया सेल का छोटा सा भाग जो ऊर्जा बनाता है, उसके द्वारा बनाई गई ऊर्जा ही हम उसके द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आपस में मिलाकर बनाई गई एनर्जी को ही हम आंतरिक श्वसन के या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन के रूप में पढ़ते हैं। इसके थ्रू हम जानते हैं कि कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उस एनर्जी का फिर कैसे मतलब आपकी बॉडी में यूज हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेनली इस बारे में जानेंगे। तो आपको ये समझ आया भाई, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से श्वसन को 3 भागों में डिवाइड किया, एक बाह्य श्वसन, एक गैसों का परिवहन और एक आंतरिक श्वसन। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका ये A नंबर वाला भाग, इसलिए इसको अलग कलर से लिखा गया है। क्या है? बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बाह्य श्वसन है, इसको भी हम मेनली 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 भाग भाई? एक होता है आपका जिसमें हम, चलो ऐसे ही बता देता हूँ, है ना, 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 भाग? यहाँ पर देखो, एक होता है आपका श्वासोच्छ्वास यानी फिर ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केवल अंदर बाहर होने की प्रोसेस को पढ़ते हैं। फिर दूसरा होता है, वो होता है क्या, गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि भाई कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोली से आपके ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी में और रक्त वाहिनी से वापस कैसे उस एल्वियोली वाले भाग में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 2 पार्ट जिसको हम कवर करेंगे किसमें, आपके जो बाह्य श्वसन वाला भाग है उसमें। फिर आप पढ़ोगे श्वासोच्छ्वास को भी आप 2 भागों में बांटोगे, आगे चल के पढ़ेंगे इस बात को, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाह्य श्वसन के बारे में, कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप देखो, जो प्राणी होता है यानी कि जो आप मतलब जैसे आप ह्यूमन हो, वो भी किस में आता है, एक प्राणी में आता है, एक एनिमल में आता है। तो वो एनिमल और वातावरण के बीच ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान को ही बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर में आपके क्या है, ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स में स्टोर हुई और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में गई, इस एनवायरनमेंट या फिर वातावरण में गई। तो आपको एक बात समझ में आई कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही तो हो रहा है आपके लंग्स से वातावरण में और वातावरण से आपके वापस लंग्स में। तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं, इसे ही हम बाह्य श्वसन नाम देते हैं, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नाम देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई बाह्य श्वसन में क्या रहते हैं, आज आपने मतलब अभी आपने देख भी लिया। चलो, अब आप देखो, बाह्य श्वसन के अंतर्गत एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि जो आपके फुसफुस या फिर लंग्स होते हैं, इसको हम जो फुसफुस या फिर लंग्स जो फेफड़े होते हैं आपके, है ना, वहीं पर आपके बाह्य श्वसन यानी कि
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उस बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फुसफुस श्वसन, या फिर इंग्लिश में ज़्यादा बेटर नाम है भाई, पल्मोनरी रेस्पिरेशन नाम देते हैं। इंग्लिश में पढ़ो ना तो लगता है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, हिंदी में तो ऐसा लगता है कि हे भगवान। चलो, अब आप देखो, मैंने आपको क्या बताया कि बाह्य श्वसन होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपके लंग्स और वातावरण के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। बोलो हाँ। फिर इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप इसको एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आपके फुसफुस या फिर फेफड़े, लंग्स का यूज़ होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, फुसफुसी श्वसन, यानी कि आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी नाम देते हैं। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो आपके रुधिर या रक्त में मिलता है, और जो CO2 है वो आपके रक्त से वापस निकलता है, किसमें, आपके एल्वियोली वाले भाग में, है ना, आपका जो लंग्स है उसके एल्वियोली भाग में CO2 वापस आता है और फिर बाहर निकलता है ना, फेफड़े से। कैसे निकलता है आगे जानेंगे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है, यानी गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब आप इस पूरी प्रोसेस को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सी पूरी प्रोसेस भाई, ये जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जिसको मैंने जस्ट कवर करवाया कि दो प्रोसेस में बांटते हैं। कौन कौन सी, एक था आपका जिसमें आप केवल ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसमें श्वासोच्छ्वास, जिसमें केवल O2 आपके फेफड़ों में आती है और CO2 वातावरण में रिलीज हो जाती है। बोलो हाँ। अब ये तो था आपका पहला भाग। अब आता है आपका दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपकी जो ब्लड वेसल है, जिसमें आपके रक्त वाहिनी मतलब जिसमें आपके RBC घूम रहे हैं, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन को लेंगी। ये आपका एल्वियोली वाला भाग है जो जुड़ा हुआ है किससे, इस ब्लड वेसल से। ठीक है, ब्लड वेसल से, बस इतना ही लिख रहा हूँ भाई, है ना। चलो, आपकी जो रक्त नलिकाएं या फिर ब्लड वेसल हैं उससे जुड़ा हुआ है क्या, ये एल्वियोली वाला भाग, है ना, एल्वियोली वाला भाग। तो ये जो एल्वियोली है, इससे ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पर, इससे जाएगी ब्लड वेसल या फिर रक्त वाहिनिकाओं में ऑक्सीजन जाएगी, और इस रक्त वाहिनिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वियोली भाग में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो हो रहा है। तो हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, किसको, इस बाह्य श्वसन वाले भाग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, यानी श्वासोच्छ्वास है, जिसमें ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है, इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। अच्छा देखो, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक निश्वसन वाले भाग को पढ़ते हैं, यानी इंस्पिरेशन, जिसमें आप सांस को अंदर भरते हैं, यानी ऑक्सीजन आपके अंदर आती है। फिर दूसरा भाग आता है आपका उच्छ्वास या फिर जो एक्सपीरेशन है, जिसके अंतर्गत आप सांस को बाहर निकालने वाली प्रोसेस को पढ़ते हो, यानी जब आप अपने लंग्स या फेफड़ों को खाली करते हो, यानी सांस छोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग जो आप पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत दो भागों में बांट के। और फिर आता है दूसरा भाग, गैसों का विनिमय या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें आपके अंतर्गत अंदर जो भरी हुई गैस है उसको ब्लड वेसल के थ्रू क्या होता है, उसका एक्सचेंज होता है या फिर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, चलो, तो आपके यहाँ से बाह्य श्वसन जो है उसको क्लियर किया मैंने कि भैया दो टर्म में बांटते हैं, कौन कौन से देख लो। उसमें से जो पहली वाली टर्म है यानी श्वासोच्छ्वास, जिसमें आपकी जो टंकी है ना, हवा वाली, यानी जो फेफड़े हैं उनको भरा और खाली किया जाता है। अब अगर भरेंगे यानी O2 अंदर जाएगी तो उसको हम निश्वसन नाम देंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो उसे उच्छ्वास यानी कि एक्सपिरेशन नाम देंगे। तो क्या केवल इनके बारे में इतना पढ़ना है? नहीं, थोड़ी सी डिटेलिंग है, चलो जानते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे इस निश्वसन यानी इंस्पिरेशन की, जो पार्ट है किसके, जो पार्ट है आपका इस श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग प्रोसेस का। ठीक है, दो भागों में बांटा, तो अभी पहला भाग देख रहे हैं। क्या होता है, देखो, सबसे पहले जो वायु में वातावरण होती है वो आपके लंग्स में प्रवेश करती है, यानी आपके लंग्स में आती है, जिससे आपका लंग्स का जो आयतन होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, फिजिक्स का टॉपिक है। अभी बस ऐसा समझ लो कि एक बलून है, अगर उसको बिना फुलाए मैंने
किसी स्थान पर रख दिया, यानी उसको मैंने हाथ में रखा, तो उसका वॉल्यूम जो है कम होगा। क्यों? क्योंकि वो कम सरफेस एरिया ले रहा है ना, तीनों तरफ से, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों जगह से वो कम एरिया ले रहा है। वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम या आयतन होगा। फिर आप देखो, उसके बाद अगर मैंने उसी बलून को फुला दिया तो वो इतना बड़ा हो गया, तो अब वो क्या करेगा भाई? ज़्यादा आयतन ले रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बढ़ गई, तो अब उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही फेफड़े में, जब आप फेफड़े में ऑक्सीजन भरते हो यानी सांस लेते हो, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, उसका आयतन बढ़ जाता है। यही सब प्रोसेस को यहाँ पर जानना है। होता क्या है देखो, जब वायु जो है वो वातावरण से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? निश्वसन या फिर इंस्पिरेशन नाम देते हैं। इसमें होता क्या है, आपके ये जो आपको यहाँ पर आकृति दिख रही है, ठीक है, इसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, आगे चल के आपको पढ़ना है ये, है ना। तो इस, या फिर चलो पढ़ना क्या है बता ही देता हूँ, क्योंकि बिना उसके बनेगा नहीं। देखो, इसमें ये जो भाग है इसको हम पूरी जालीनुमा भाग को नाम देते हैं क्या? आपकी पसलियां, पसली लिखा है, या फिर रिब्स, ठीक है। इसके बाद ये जो मोटा वाला भाग होता है, जो आपको हड्डी के रूप में दिख रहा है, जहां आपको ये दोनों रिब्स या फिर पसलियां आकर जुड़ी हुई दिख रही हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। तो नंबर 1 ध्यान रखना है भाई, पसलियां क्या होती हैं? ये जो साइड वाले भाग हैं इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं? नंबर 1 यानी कि पसलियां नाम देते हैं। फिर ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को हम क्या नाम देते हैं? नंबर 2 यानी कि आपका स्टर्नम नाम देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आपने ऑक्सीजन अपने अंदर लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद जो इनके अंतरापरशुक पेशियां होती हैं, यानी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं, जो क्या करती हैं? आपके रिब्स और लंग्स के बीच में होती हैं, लंग्स को फैलाने और सिकोड़ने का काम करती हैं। उन्हें लंग्स को फैलाने और सिकोड़ने का काम करने वाली पेशियों या फिर मसल को हम इंटरकोस्टल मसल नाम देते हैं। अब ये मसल अगर आपके लंग्स को फैला रही है तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बाह्य या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे। अगर वो लंग्स पे प्रेशर मार रही है तो उसे हम इंटरनल या फिर आंतरिक इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां बोलेंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में जानते हैं। ये पेशियां क्या करती हैं भाई? सिकुड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेशियां आपके रिब्स और लंग्स के बीच में पाई जा रही हैं। तो आप खुद सोचो ना, रिब्स से जुड़ी हुई वो पेशियां अगर लंग्स को मतलब खुद सिकुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं उनसे जो लंग्स जुड़े हुए हैं उन लंग्स को बाहर की ओर खींचेंगे वो पेशियां। ऐसे समझ लो, वो पेशियां या मसल क्या है? रस्सी है, जो क्या करेगी? लंग्स को खींचेगी किसके पास? आपके पसलियों के पास, क्योंकि वो तो खुद तो सिकुड़ रही है, तभी तो लंग्स को खींच पाएगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप देखो, पसलियों और स्टर्नम वाला भाग है, उसमें जो पसलियों वाला भाग है वो ऊपर की ओर हो जाता है, यानी पसलियों वाला भाग जो है वो कहीं ना कहीं फैलता है, अपना आयतन बढ़ाता है, थोड़ा सा बढ़ाता है। आप जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो पेशियों का जो आपके पसलियां या फिर रिब्स हैं, उनका जो ये एंड वाला भाग है सामने का, ये आपके कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों से बना होता है। क्या होता है स्केलेटन सिस्टम में जानेंगे। वैसे कार्टिलेज टिश्यू आप पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है? हड्डियों की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़े वो होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। ये जो आपके कार्टिलेज मसल है ना, ये जो आपका कार्टिलेज है ये होता बोन के जैसा है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा खिंचने की क्षमता पाई जाती है। इसी कार्टिलेज के कारण आपका जो पसलियां है वो ऊपर की ओर थोड़ा सा फैल पाता है और अपना आयतन बढ़ा पाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर एक स्टर्नम वाला भाग होता है, कौन सा भैया? ये बीच वाला भाग होता है स्टर्नम। ये भी कैसा होता है? बाहर की ओर निकल के आता है। जब भी आप लंबी सांस लो ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक छोटी सी आपको कुछ ऐसे पिन टाइप की महसूस होगी, है ना, मतलब एक डॉट टाइप का महसूस होगा। वो डॉट आपके सांस अंदर लेने पर बाहर की ओर ऐसा हल्का सा निकल के आता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो स्टर्नम है वो बाहर की ओर खिंच जाता है ना। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हो। आप सोचो, आपकी ये चेस्ट वाला भाग है, आप सांस लेके देखो, आपका ये जो रिब्स हैं, अंदर हड्डियाँ जो महसूस हो रही, वो अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे, मतलब अपना आयतन या वॉल्यूम खुद बढ़ा लेंगी, ठीक है।
जो आपका स्टर्नम वाला भाग है वो कहीं ना कहीं सामने की ओर निकल कर आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है और ये सारी प्रोसेस हो किस में रही है, इस निश्वसन या फिर इंस्पिरेशन में हो रही है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आपका जो डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम की जो रेडियल पेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं, जिससे जो डायाफ्राम है वो चपटा चपटा हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है ना। एक बार लिखो भाई चपटा, दो बार क्या है कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। अब इस चपटा या फ्लैट होने के पीछे का रीज़न क्या है, तो आप देखो ये डायाफ्राम है, ये ऐसे गुंबद नुमा शेप में होगा, बोलो हाँ। ये जो आपका डायाफ्राम है ये ऐसे गुंबदनुमा शेप में होगा। जब आप ऑक्सीजन भरोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आएगा, किसका, लंग्स का। तो जब लंग्स का प्रेशर आएगा तो ये जो डायाफ्राम है ये ऐसे ऐसे गुंबदनुमा आकृति से ऐसे कहीं ना कहीं एक फ्लैट आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो भाई ये चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आपका निश्वसन होता है यानी कि इंस्पिरेशन होता है, तब डायाफ्राम की क्या स्थिति रहती है। डायाफ्राम चपटा हो जाएगा, डायाफ्राम ऊपर की ओर हो जाएगा, डायाफ्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो आपको क्या लगाना है कि जब आपका निश्वसन यानी इंस्पिरेशन का काम होता है तो वहाँ पर आपका जो डायाफ्राम है वो चपटा या फिर फ्लैट हो जाता है। ठीक है, चलो क्या लिखना है, जो आपकी बक्ष गुहा वाला भाग होता है, बक्ष गुहा यानी कि जो आपका थोरेसिक कैविटी वाला भाग होता है। बक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी क्या होता है, आपका ये चेस्ट वाला भाग जो है इसको हम, है ना, और ये पीछे वाला भाग जो है उसको हम बक्ष गुहा या फिर आपके थोरेसिक कैविटी नाम देते हैं। अब ये जो बक्ष गुहा या फिर थोरेसिक कैविटी है, इसके बारे में आप देखो कुछ बातें याद रखना कि भाई इसका आयतन या वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और फिर दबाव या प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और फिर फेफड़े फैलने लगते हैं। आप खुद सोचो ना, आपने इतनी सी जगह में पहले सारा मटेरियल रखा हो, मतलब आपका जो बलून था इतनी सी जगह पर था, ठीक है, फिर अगर वही बलून को आप फुला दिए तो उस बलून ने जगह तो ज़्यादा कैप्चर करी पर उसका वेट जो है वो सिमिलर रहा। हाँ उसके अंदर भरी ऑक्सीजन का कुछ वेट होगा, बट आप कहने का मतलब समझो कि आप आयतन अगर किसी चीज़ का बढ़ा देते हो, है ना, आयतन या वॉल्यूम बढ़ा देते हो लेकिन मटेरियल नहीं बढ़ाते हो तो उसका वेट जो है सेम रहेगा। तो इकाई जगह पर यानी एक सेपरेट जगह पर प्रेशर कम पड़ेगा। कैसे, अगर मैंने 1 किलो की बांट ली, वो जिससे वेट नापते हैं, और उसको एक पिन के थ्रू लगा दिया तो भाई आपकी एक ही जगह पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर उसी 1 किलो की बांट में मैंने नीचे 1000 पिन लगा दी और उसके थ्रू मैंने आपके हाथ में उस पिन को खड़े किया, सॉरी उस बांट को रखा, तो वो सारी पिन मिलके कहीं ना कहीं प्रेशर को क्या कर लेंगी, इक्वली बांट लेंगी 1000 पिन में। ठीक है, 1000 पिन के अंदर आपके प्रेशर बंट जाएगा और फिर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको कहते हैं प्रेशर का बांटना। मतलब ये आप टॉपिक तो फिजिक्स का है, वहाँ पर पढ़ोगे, बस एक टर्म थी जो क्लियर करानी थी कि आप जब आयतन बढ़ाते हो, है ना, वॉल्यूम बढ़ाते हो, लेकिन वेट या मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपका जो दबाव या प्रेशर है वो कम होते जाता है धीरे धीरे, है ना। ये पढ़ेंगे हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से। तो भाई अभी हमने क्या पढ़ा, आपका जो निश्वसन वाला भाग है ना, जो किसके अंतर्गत आता है, आपके श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है, उसका पहला भाग उसे हमने कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब बारी आती है आपकी, एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि वायु का जो मार्ग है, ऑक्सीजन जो है कैसे अंदर आती है। ये वैसे तो मैंने पहले भी कवर करवा चुका हूँ, एक बार और देख लो कि भाई नाक से जाती है, आपके नजल चैम्बर में जाएगी, फिर आपके किस में, फेरिंग्स वाले भाग में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकाइस में जाएगी जो कि आपके फेफड़ों के अंदर वाले भाग होते हैं, सॉरी फेफड़ों के बाहर वाले भाग होते हैं, उनको हम ब्रोंकस बोलते हैं, है ना। फिर अगर ये भाग आपके फेफड़े के अंदर पहुंच गए तो उसे हम ब्रोंक्यूलस बोलेंगे। फिर ये छोटे छोटे ब्रांच में बटेंगे, है ना, छोटी छोटी शाखाओं में बटेंगे, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, एल्वियोली डक्ट नाम देंगे, पहले कवर करवा चुका हूँ। फिर एल्वियोली नलिका, वायु कोश नलिका या फिर एल्वियोली डक्ट। अब ये जो एल्वियोली डक्ट है उसके एंड में आपके एल्वियोली ही लगी रहती हैं, जो क्या होती हैं, कुछ नहीं, छोटे छोटे गुब्बारों का समूह होता है जो आपके ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती हैं। उन्हीं एल्वियोली तक क्या पहुंचता है, आपके ऑक्सीजन पहुंचता है। तो देखो हमने पढ़ लिया कि आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुँच रहा है ना, आपका जो निश्वसन है ना,
इंस्पिरेशन, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स के उस एल्वियोली वाले भाग तक पहुंचेगा, बोलो हाँ। और इसी एल्वियोली वाले भाग से आपका CO2 जो है वो लंग्स से वापस कहाँ पहुंचेगा, आपके बॉडी के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला भाग। अब गैसों का जो आदान प्रदान होता है यानी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जो कि आपका सेकेंड मेथड है, जो कि आपका क्या है, मतलब सेकेंड पार्ट है इस किसका, इस बाह्य श्वसन का, गैसों का आदान प्रदान। ये इसी एल्वियोली वाले भाग में होता है। देखो मैंने पहले कवर करवा चुका हूँ कि एल्वियोली वाले भाग में क्या होगा, CO2 जो है ब्लड वेसल से आएगी और O2 जो है ब्लड वेसल में वापस जाएगी एल्वियोली से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद आप देखो जो दूसरा पार्ट है जिसे हम उच्छ्वास यानी कि एक्सपिरेशन कहते हैं, जिसमें आपका CO2 जो है वो बाहर निकलता है, उससे संबंधित कुछ बातें जान लेती हैं। कैसे बातें, देखो जो CO2 होता है वो वायु में अंगों से बाहर वातावरण में निकलता है और उसे ही हम क्या नाम देते हैं, उच्छ्वास यानी कि आपका एक्सपिरेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सपिरेशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यानी कि ऐसी मसल जो आपके कहाँ पर होगी, लंग्स में पाई जाएगी और वो अपने आप को सिकोड़ती हैं भाई, अपने आप को सिकोड़ती हैं, जिससे क्या होता है, अपने आप को सिकोड़ती हैं, जिससे आपकी जो पसलियां या फिर रिब्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं या फिर रिटर्न हो जाती हैं अपने प्लेस पर। समझ में आया, मैंने आपको दो मसल कवर करवाया, कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो आपके नी श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन वाले भाग में काम आती है। फिर जो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो आपके एक्सपिरेशन यानी कि उच्छ्वास वाले भाग में काम आती है, जब आपकी CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, चलो इसके बाद जो प्लूरल गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी होता है उसका आयतन घट जाता है। अब ये प्लूरल कैविटी क्या होता है, इसी को हिंदी में हम वक्ष गुहा कहते हैं, यानी थोरैसिक कैविटी वाला भाग कहते हैं। इसी वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो फेफड़ों पर आपके प्रेशर पड़ता है जिसके कारण ये सिकुड़ जाता है। अब फेफड़ों पर प्रेशर क्यों पड़ रहा है भैया, आपके जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, वही फेफड़ों पर प्रेशर लगाती है ताकि आपके जो रिब्स हैं, जो आपकी पसलियां हैं, वो भी अपनी जगह पर आ जाएं। उसके बाद फेफड़े जो हैं उन पे प्रेशर लगाने के कारण वो भी पचक जाएं। भाई आपने बलून फुलाया, उसके मुंह को बंद किया, लेकिन साइड से उस पर प्रेशर मारोगे तो मुंह पे जोर पड़ेगा ना बलून के, ताकि बाहर निकल सके वापस क्या, सारी हवा। वैसे ही आपके जो लंग्स हैं उस लंग्स में ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्रेशर लगाती हैं, जिसके कारण जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें अंदर भरी हुई है लंग्स में, वो वापस निकल सके। ठीक है, चलो ये तो है आपका क्या, उच्छ्वास यानी एक्सपिरेशन वाला भाग कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कवर करना है, थोड़ा सा कुछ तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं भाई। देखो ये रिवीजन स्लाइड टाइप का, जिससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या पढ़ा, जो आपका श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक है निःश्वसन और एक है आपका उच्छ्वास। इसमें से जो निःश्वसन है उसके बारे में, मतलब दोनों में डिफरेंस ही डायरेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ आधार पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, पेशियों या फिर मसल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो पेशी जो है, इस यहाँ पर जो बाह्य पेशी है आपकी, बाह्य एक्सटर्नल क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी आपकी, इंटरकोस्टल मसल का बाहर वाला भाग, वो क्या करता है, जो इंटरकोस्टल मसल है वो बाहर की ओर या फिर एक्सटर्नल की ओर सिकुड़ती है, लेकिन जो इंटरकोस्टल मसल है वो अंदर की ओर सिकुड़ती है। कब, जब आपके उच्छ्वास वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डायाफ्राम क्या होता है भाई, चपटा हो जाता है जब अंदर आएगी आपकी क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि भाई स्पेस चाहिए ना, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो फेफड़े या लंग्स को स्पेस चाहिए, तो वो अपना आयतन बढ़ाएंगे। तो डायाफ्राम क्या करेगा, अपने आप को झुका लेगा कि हाँ भैया ऑक्सीजन आ गई, चलो चलो आप स्पेस ले लो, मैं नीचे हो जा रहा हूँ। समझ रहे हो, ये प्रोसेस होता है। इसके बाद डायाफ्राम जो है वो वापस अपनी स्थिति पर आ जाता है, गुंबदनुमा आकार का हो जाता है। कब, जब आपके ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है, चलो
इसके बाद आप देखो आयतन या वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, सिंपल है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो आपका आयतन या वॉल्यूम बढ़ेगा फेफड़ों का, तो देखो लिखा है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी फेफड़ों से तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वही लिखा है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वायु पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो यहाँ पर अंदर प्रवेश करती है वायु O2 के रूप में, ठीक है, बोलो हाँ। लेकिन क्या केवल O2 और CO2 प्रवेश करती है, आगे चल के पढ़ेंगे और भी चीज़ें होती हैं। और यहाँ उच्छ्वास में वायु जो है बाहर निकलती है। अच्छा, ये O2 CO2 नहीं लिखवाता हूँ वरना आगे चल के आप लोग कंफ्यूज होगी, इतना बस समझ लो कि निःश्वसन में वायु अंदर प्रवेश करती है लंग्स में और उच्छ्वास में वायु बाहर निकल जाती है। चलो ये हो गया। इसके बाद हम अपने जो अभी जो हमने पढ़ा, आप देखो मैंने आपको बताया कि भाई श्वसन जो है उसको हम मेनली 3 चरणों में कंप्लीट करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका बाह्य श्वसन, फिर दूसरा आता है गैसों का परिवहन, फिर तीसरा आता है आंतरिक श्वसन। तो गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को भी हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग, आप देखो सबसे पहला था श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, जिसमें हमने कवर कर लिया आपके ऑक्सीजन अंदर आई तो इसको निःश्वसन बोला और बाहर निकली तो उसे उच्छ्वास बोला यानी कि एस्पिरेशन बोला। अब हम इस आपके बाह्य श्वसन के दूसरे भाग को कवर करने वाले हैं जिसमें आपके गैसों की विनिमय या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बताया जाता है। चलो आ जाओ वापस जान लेते हैं भाई इस गैसों के विनिमय के बारे में। तो होता क्या है, देखो ये आपका भाग है जिसे आपको पहचानना ही है और कुछ नहीं, वही आपका एल्वियोली वाला भाग है जिसे हम वायु कोष्ठ या एल्वियोली कहते हैं, जो आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे वायु कूपिकाओं के रूप में होता है, यानी जिसके अंदर एट द एंड आपके जाके जो वातावरण की ऑक्सीजन है O2 है वो स्टोर हो रही है। और फिर वहीं से साइड में आपको ये गुच्छे दिख रहे होंगे, ये और कुछ नहीं ब्लड वेसल है यानी कि रक्त वाहिनिकाएं हैं जिनके थ्रू आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड वेसल से एल्वियोली वाले भाग में जाता है। यही आपको बताना था। होता क्या है, देखो गैसों का जो विनिमय होता है सेकेंड स्टेज, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। गैसों का विनिमय फेफड़े या लंग्स के अंदर वायु कोष्ठ या एल्वियोली के द्वारा ही होता है। इसके बाद आप देखो कि ये जो वायु कोष्ठ होते हैं इनके चारों ओर रक्त केशिकाएं यानी कि ब्लड वेसल जो होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, है ना भाई, स्पेलिंग देख लेना, है ना इंग्लिश मीडियम वाली। ब्लड वेसल जो होती हैं, रक्त केशिकाएं जो होती हैं, उनका अत्यधिक घना जाल होता है यानी कि एक नेटवर्क पाया जाता है प्रॉपर, ठीक है। और इन नेटवर्क से इन एल्वियोली वाले भाग में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है, एक विसरण नामक प्रोसेस है जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। कैसे होता है याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई जब विसरण या आपके डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कोई भी गैस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यानी उच्च दाब प्रवणता से कम दाब प्रवणता वाले क्षेत्र की ओर जाती है। मैंने आपको बताया था, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है, प्रस्थान करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, आपके विसरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। सेल चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ कवर करवा चुका हूँ। आगे और जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। होता क्या है, देखो विसरण जो है आपका वो एक भौतिक विज्ञान का पार्ट है यानी फिजिक्स का पार्ट है, फिर भी यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा दिया हूँ वो चीज़ें, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो कि जो गैसों का विनिमय होता है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो उनके दाब में अंतर के कारण होता है, यानी जो डिफरेंस होता है उनके प्रेशर में उनके कारण होता है। तो भाई पहले ही कवर करवा चुका हूँ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर जाती है आपकी गैस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विसरण या फिर डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखो ये चीज़ होती कैसे है, आपने जब सांस ली, ठीक है, सांस लेने के बाद आपके अंदर जो वायु आई उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखो एट द एंड ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी, आपके जो कूपिका वाला एरिया है, एल्वियोली वाला एरिया है, वहाँ पर आएगी। और वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना होगा, 100 mm Hg। Hg पारा यानी कि मर्क्यूरी का सिंबल होता है जिसे हम प्रेशर नापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में। चलो 100 मिलीमीटर में
आपके पारे या फिर जो मर्क्यूरी है उसका प्रेशर कितना लग रहा है, वहीं पर उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। चलो, इकाई क्षेत्रफल पर 100 जो पारा है उसका ऐसा वो प्रेशर लगता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिजिक्स में बताऊंगा, वरना ये लेक्चर लंबा हो जाएगा यहाँ बताऊंगा तो। चलो, अब होता क्या है, देखो जो आपका वायु है जो कहाँ पर है, इस जो ऑक्सीजन है वो अगर वायु कोष्ठ यानी कि आपका एल्वियोली वाले भाग में है, कहाँ पर, एल्वियोली, सही लिखा ना, एल्वियोली, हाँ ठीक है, एल्वियोली वाले भाग में है अगर आपका क्या, ऑक्सीजन, और एल्वियोली यानी कि इस वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन के आपके शिरा केशिका यानी कि जो आपकी वेन्स होती हैं पतली पतली, है ना, रक्त वाहिनिकाएं जो होती हैं, रक्त केशिकाएं, ठीक है, उनमें जाना है तो क्या होगा, आप खुद सोचो, इसमें हाई प्रेशर बनना चाहिए और यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए। जब तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो आप देखो प्रेशर में डिफरेंस ऑटोमेटिक ही दिख रहा होगा। आपका जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर आपके एल्वियोली वाले भाग में ज़्यादा होता है, कितना होता है, 100 mmHg। और उसी जगह जो आपका ये जो शिरा केशिका है यानी कि वेनस कैपिलरी है ना, वेनस कैपिलरी है, ये कैपिलरी क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे हम कि आपकी बॉडी में जो वेन्स होती है वो जब किसी ऊतक या टिश्यू के संपर्क में जाती है तो वो छोटी छोटी ब्रांच या फिर जालीनुमा संरचना में बढ़ जाती है ताकि ऊतक या टिश्यू के हर एक पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच सके। तो उसी जालीनुमा संरचना को हम केशिकाएं या फिर आपके कैपिलरी नाम देते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में इनको भी, है ना। चलो, ये जो आपकी वायु कूपिकाएं होती हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा है, बोलो हाँ, इस वाले भाग में, और जो आपकी ये शिरा केशिका यानी वेनस कैपिलरी है उनमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है यानी 37 mmHg है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन, और कौन सी प्रोसेस होगी, आपके विसरण या फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। तो ध्यान रखना है, ऐसे करके आपका ऑक्सीजन जो है वो इस कहाँ पहुँच जाएगा, आपके एल्वियोली से इन वेनस कैपिलरी वाले भाग में पहुंच जाएगा। चलो, तो यही लिखा है कि जो ऑक्सीजन होता है वो शिरा केशिका यानी कि आपके वेनस कैपिलरी की ओर विसरित होता है और उसे ही हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन इन एल्वियोली टू ये वेनस कैपिलरी। चलो, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स, देखो लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखो, अब ये तो बात कर ली ऑक्सीजन की, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, तो आप देखो आपकी जो शिरा केशिका यानी वेनस कैपिलरी वाला भाग होता है वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एट द एंड किसी ना किसी अंग या ऑर्गन के माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होकर आ रही होगी, कहां पर, लंग्स के पास वाली इस शिरा केशिका यानी कि वेनस कैपिलरी में, बोलो हाँ। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, किसका, CO2 की बात कर रहे हैं अब हम। इस CO2 का जो प्रेशर है वो शिरा केशिका या वेनस कैपिलरी में हाई होगा क्योंकि भाई वहां से ही आ रही है, किसी ना किसी अंग या ऑर्गन से पहुंच रही है, कहां पर, इस शिरा केशिका वाले भाग में, वेनस कैपिलरी में। और जो आपका कूपिका है यानी कि जो एल्वियोली वाला भाग है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से भाई ऑक्सीजन आई है भर भर के, है ना, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। तो आप देखो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, 40 mmHg होगा। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। वही लिखा है यहाँ पर कि जो CO2 जो है वो डिफ्यूजेस होती यानी विसरित होगी, कहाँ पर, एल्वियोली में, कहाँ से, आपका जो शिरा केशिका यानी वेनस कैपिलरी वाला भाग है वहाँ से। तो ये आपको समझ में आया, ये है आपका क्या, ये हमने बात करी आपका जो विसरण की प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी वायु जो है, जो गैसें हैं उनका विसरण या फिर एक्सचेंज का काम होता है। कहाँ से, ये देखो मैंने बताया था ना, आपकी जो एल्वियोली वाला भाग है उनसे वेनस कैपिलरी में। वेनस कैपिलरी क्या होती है, देखो ये तो है आपकी वेन यानी कि नस, ठीक है, शिरा या इसको कैप जो भी बोले, है ना। अब ये दोनों आगे चल के देखो जालीनुमा संरचना में टूट रही है ना, और एक जाल टाइप का फॉर्म कर रही हैं। इसी जाल को हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरी या फिर केशिकाएं नाम देती हैं। आगे चल के पढ़ेंगे जब आपको ब्लड या फिर रक्त पढ़ाऊंगा मैं तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो
आपका क्या बचा हुआ है भाई, जो श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस होती है, यानी जो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीजन कितनी बनी कितनी निकली, इसके बारे में एक छोटा सा चार्ट है जो हमें कवर करना है। देखो, जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया यानी इंस्पिरेशन किया, निश्वसन किया आपने, तो आपके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 79% जाएगी, बोलो हाँ। फिर जो ऑक्सीजन है वो 21% जाएगी आपके अंदर, बोलो हाँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी कितनी, 0.03%। ठीक है, यानी आप खुद सोचो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है उतनी ही मात्रा में आपके अंदर जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले से ज़्यादा होती है, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है और फिर वो एल्वियोली में आती है। कहाँ, किसके थ्रू, आपकी जो वेनस कैपिलरी या फिर केशिका वाला भाग होता है वहाँ से। ठीक है, चलो अब आप देखो, जब उच्छ्वास का प्रोसेस होता है यानी एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तो जस की तस पूरी जितनी अंदर आई थी पूरी बाहर निकल जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती, क्योंकि आपकी जो वेन्स है ना, जो आपकी केशिका वाला भाग है, वहाँ पर नाइट्रोजन का कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन कुछ नहीं है। और आपकी जो केशिका या फिर वो भाग होता है कैपिलरी वाला, वो किसका आदान प्रदान नहीं करती, वो नाइट्रोजन का आदान प्रदान नहीं करती, जिस कारण से जितनी नाइट्रोजन आपके अंदर आती है वो पूरी नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। चलो, फिर जो आपका ऑक्सीजन है वो 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन वापस केवल 17% निकलती है। क्यों? क्योंकि बची हुई जो 4% ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर यूज हो जाती है। कहाँ पर? इस 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में है उसको बाहर निकालेंगे, तो उस 4% में कोई ना कोई तो आपके मटेरियल फिल होगा, तो उस 4% जो आपकी बॉडी से बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिल करने के लिए ऑक्सीजन जो 21% अंदर गई थी उससे केवल 17% ही निकलती है, और 4% ऑक्सीजन इस 4% कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज मतलब रिप्लेस कर देती है, सॉरी इसका स्थान ऑक्सीजन ले लेती है। समझ आया? चलो अब आप देखो, कुछ आपको यहाँ पर नोट ध्यान रखना है। क्या नोट है भैया? कि जब उच्छ्वास की प्रोसेस होती है, यानी जब आप ऑक्सीजन को बाहर निकालते हो, सॉरी जब आप सांस बाहर निकालते हो, तो जब आप सांस बाहर निकालोगे उस दौरान O2 की मात्रा आपकी बॉडी में तेजी से घटती है और CO2 की मात्रा आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ जाती है। इस चीज़ को कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखो, आप सांस लो, ठीक है, आप बहुत देर तक सांस अंदर ले सकते हो, लेकिन जब आप बहुत देर तक सांस बाहर छोड़ते रहते हो धीरे धीरे, तो आपको खुद से घुटन महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक जो ऊतक या टिश्यू हैं जो कि किसी ना किसी सेल से बने हैं, वो हर एक सेल ऑक्सीजन की डिमांड करने लगता है, और आपकी बॉडी ऑक्सीजन ले नहीं रही है। ऑक्सीजन मतलब जो लंग्स हैं वो खाली कर रहे हैं अपने आप को, तो ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रही है। तो क्या होगा? उस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी से तेजी से घटेगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सीजन जो है वो उच्छ्वास यानी जब एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान तेजी से घटती है ना। चलो, इसके बाद आप देखो ऊतकों का गैसीय विनिमय, यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो एल्वियोली वाला भाग होता है ना, उस एल्वियोली वाले भाग से आपके केशिका वाला जो भाग होता है, एक सेकेंड देख के जल्दी कवर करोगे। देखो, मैंने आपको बताया भाई ये जो आपका एल्वियोली वाला भाग है जो कि लंग्स के अंदर पाया जाता है, वहां से आपके शिरा केशिका यानी कि वेनस कैपिलरी में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। सेम चीज आपका कहां पर होगा भाई? ये जो आपका लंग्स वाला एरिया है, यहां से बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक टिश्यू में, हर एक ऊतक में ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है, ताकि उस टिश्यू की हर एक जो सेल है यानी उस ऊतक का हर एक जो कोशिका है वो क्या कर सके? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ऊर्जा या एनर्जी बना सके। बोलो हाँ। तो सेम काम आपका कहाँ होगा? जो विसरण वाली प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस आपकी कहाँ पर होगी? ऊतक या फिर टिश्यू में होगी, जिसमें होगा क्या? टिश्यू में आपका क्या होगा? गैसों का एक्सचेंज होगा, जैसा कि मैंने पहले भी करवा चुका हूं। दोबारा पढ़ लेते हैं इस चीज को। होता क्या है? देखो,
जैसे आपके फेफड़ों में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था, वैसे ही आपका जो गैसीय विनिमय है, गैसेस एक्सचेंज है, वो कहाँ पर होगा? ऊतक या फिर टिश्यू वाले भाग में होगा। बॉडी के हर एक अंग किसी न किसी ऊतक या टिश्यू से बने हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उस ऊतक या टिश्यू में जब आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को कहाँ पर जाना होगा? इस ऑक्सीजन को इस टिश्यू वाले भाग में जाना होगा। तो उस टिश्यू वाले भाग में जाने के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए। तो सेम चीज होती है। अब उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो इस ऊतक में ज्यादा होगी, टिश्यू में ज्यादा होगी, और कहाँ पर कम होगी? इस ब्लड में वाले भाग में। तो आप खुद सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा और क्या करेगा भाई? इस ऊतक से इस ब्लड वेसल की ओर क्या करेगा? अपने आप को लेकर आएगा। चलो, यहाँ पर जो आपका सक्रिय उपापचय एक प्रोसेस होती है, यानी एक्टिव मेटाबॉलिज्म, सॉरी, ये जो एक्टिव मेटाबॉलिज्म या फिर आपका सक्रिय उपापचय होता है, होता क्या है भाई? जब आपकी बॉडी के हर एक ऊतक या टिश्यू जो है वो प्रॉपर एक्टिव रहें और सारे काम करें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कि भाई आपका सक्रिय उपापचय या फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। यानी कैसे? आप देखो, मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका कोई भी ऑर्गन है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, है ना? कोई भी ऑर्गन जो है किसी ना किसी टिश्यू से मिलकर बना है और हर एक टिश्यू किसी ना किसी सेल से मिलकर बनी है ना? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी बनाता है। तो सेल जो है एनर्जी बनाना, उसको स्टोर करना, फिर उसको बॉडी में भेजना ताकि बॉडी यूज कर सके, ये सब काम क्या है? उस सेल का मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय क्रिया है। हमारी जो बॉडी है उसमें भोजन को पचाना, उसको स्टोर करना, ये सब क्या है? हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है ना? चलो, ऐसे ही ये जो ऊतक होता है आपका, ऊतक में सक्रिय उपापचय की क्रिया होती है जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेल में जाकर होती है, वही एनर्जी बनाना, उसका यूज करना। ठीक है, तो उस सक्रिय उपापचय में आप देखोगे कि केशिकाओं में CO2 की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है और O2 की मात्रा कम हो जाती है। O2 की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि अगर ये टिश्यू हैं, आप खुद सोचो ना, ये अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ेगी, बोलो हाँ। तो ये CO2 की मात्रा इधर ज्यादा और इस वाले भाग में कम हो गई, यानी कि आपका जो केशिका या कैपिलरी वाला भाग है वहां पर कम हो गई। तो होगा क्या? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर CO2 का परिवहन होगा। तो एट द एंड क्या होगा? आपके जो केशिका जो है ना, उनमें CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया हो रही है और एट द एंड क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रही है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या होगी? इस टिश्यू में ना रहकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? आपकी कैपिलरी वाले भाग में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और O2 की मात्रा कम हो जाती है कहाँ पर? आपकी कैपिलरी में, क्योंकि जब CO2 बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है O2 कम ही हो जाएगा। O2 कम क्यों होगा भाई? यहाँ पर O2 ज्यादा है कैपिलरी में, तो वो तो भागेगा ना कहां पर? लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी इस टिश्यू की ओर भागेगा। यही चीज यहां पर बताई गई है। चलो, ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो, जो मानव शरीर होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसका अभिभ्रावन का क्रम क्या होता है, यानी कि आपका ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कहां से कैसे आता है। चलो, तो सबसे पहले आपका जो लंग्स वाला भाग है, फुसफुस वाला भाग है, पल्मोनरी वाला भाग है, वहां पर आपका क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। फिर इस लंग्स वाले भाग से आप देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा छोटा होगा क्या? ये थोड़ा और छोटा होगा क्या, ताकि आप लोगों को दिख सके? बहुत वो हो रहा है यार। हाँ, चलो, अब आपको देखने को मिल रहा होगा, भले ही छोटा हो गया बट देखने को मिल रहा होगा। देखो, आपका जो फुसफुस या लंग्स वाला भाग होता है वहां से आपके रक्त या फिर ब्लड में जाता है क्या? रक्त या फिर ब्लड में जाता है आपका ऑक्सीजन, जो है किस प्रोसेस के थ्रू? विसरण या फिर डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, फिर वो जो रुधिर या रक्त है वहां से आपके ऊतक या टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, रुधिर या रक्त जो है वो कैपिलरी या फिर इन केशिकाओं के अंदर ही बहता है और इन्हीं रक्त से आपके कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? ऑक्सीजन इन ऊतक या टिश्यू वाले भाग में ट्रांसफर हो जाता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। चलो,
आगे बढ़ते हैं अब, है ना। इसको हम वापस लेकर जाते हैं 9900। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो क्या चीज बचा है यहां पर, जो अभी तक मैं प्रोसेस बता रहा था उसका एक छोटा सा चार्ट है जिसके कारण आप चीजों को आसानी से रिकॉल कर सकते हो। चलो तो पढ़ते हैं। आप देखो होता क्या है, सबसे पहले वातावरण या एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन आपके फेफड़े या लंग्स में पहुंचती है। बोलो हाँ, फेफड़े और लंग्स के भी कौन से वाले भाग में पहुंचेगी, एल्वियोली वाले भाग में पहुंचेगी। अब इस एल्वियोली वाले भाग में क्या होगा, विसरण यानी डिफ्यूजन की मेथड होगी, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो आपके इस मतलब रक्त वाहिनिकाओं यानी कि जो आपकी कैपिलरी होती है, केशिकाएं होती हैं, उन वाले भाग में जो रक्त या ब्लड होता है वहां तक पहुंचेगा। बोलो हाँ। फिर ये रक्त या ब्लड जो में घुली जो ऑक्सीजन होती है ना, ये ऑक्सीजन इस रुधिर या ब्लड से होती हुई कहां पर पहुंचेगी, आपके ऊतक या फिर टिश्यू वाले भाग में पहुंचेगी। बोलो हाँ, समझ आया। अब क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, रुकना थोड़ा, आपका इसको मैं थोड़ा वो बना दूं। चलो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि भाई सबसे पहला आपका जो भाग होता, सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, आपका जो ब्लड है, सॉरी आपके जो ऑक्सीजन है वो कहां पर पहुंचेगा, इस फेफड़े या लंग्स वाले भाग तक पहुंचेगा। बोलो हाँ। फिर इस फेफड़े या लंग्स वाले भाग से जो ऑक्सीजन है वो कहां पर जाएगा, सेकेंडरी जाएगा, वो आपके ब्लड में। कैसे जाएगा, विसरण या फिर डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। ठीक है। फिर इस विसरण या डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में गई है वो ऑक्सीजन कहां पर पहुंचेगी, एट द एंड वो पहुंचेगी आपके ऊतक या फिर टिश्यू वाले भाग में। वो ऊतक या टिश्यू वाला भाग कहां पर है, तो आप देखो वो एंड में बना हुआ है ना। अब ये चार्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। देखो ये ऊतक या टिश्यू वाला भाग है ना, ऊतक या टिश्यू वाला जो भाग है वहां से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी जिसके कारण वहां पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वो CO2 की मात्रा कहां पर आएगी, आपके इस कैपिलरी या फिर जो आपका केशिकत्व के अंदर जो ब्लड वाला भाग है ना, वहां पर आएगी। बोलो हाँ। फिर इस जो केशिकाएं या फिर आपका कैपिलरी वाला भाग है उसमें जो ब्लड था वहां से इस लंग्स तक वापस पहुंचेगी क्या, CO2, और फिर ये लंग्स उस CO2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या कवर किया भैया, एक छोटा सा बात है कि बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा नहीं बन सकती। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा नहीं बन सकती और बिना ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है। कैसे पता, आप देखो, आप जब रेगुलर एनर्जी आपकी बॉडी नहीं बना पाती, अगर मैं सांस लेना बंद कर दूं तो आप पाओगे कि भाई मैं 1.5-2 मिनट में ही मतलब बेहोश होने लगूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता बिना ऑक्सीजन के। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेगुलर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी बना रही है, जिससे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, मैं हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, उसके बाद बोल पा रहा हूँ। बोलने में भी क्या होती है, मुंह की सेल जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, एनर्जी की ज़रूरत वहां पर भी है। तो आप देखोगे अगर ऑक्सीजन जो है वो 2 मिनट के लिए मैं कट कर दूं, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन लेना बंद कर दूं, तो भाई 2 मिनट क्या, मेरे को तो लगता है 2 मिनट के अंदर ही क्या होगा, मतलब आप बेहोश होने लगोगे। ठीक है, जो नॉर्मल एवरेज व्यक्ति होता है वो 1.5 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकता है, बट जो सुपर ह्यूमन होते हैं, मतलब ऐसा समझो जो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो रोक लेते हैं, मतलब 10 मिनट 15 मिनट ऐसी सांसें रोक सकते हैं, है ना। चलो ये तो था आपका क्या, कि भाई आपका जो आपकी बॉडी का जो ये मतलब फेफड़े वाला भाग है ना, ये फेफड़े वाला भाग कैसे ऑक्सीजन को स्टोर करता है, उसको सारे ऊतक या टिश्यू में ट्रांसफर करता है, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको वापस वातावरण या फिर एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। ये एक साइकिल समझ में आ गई। अब ये जो पूरी साइकिल थी जिसमें आपके गैसों का विनिमय हो रहा है, ठीक है, इस पूरी साइकिल को हमने किसमें कवर किया, आप देखो इस पूरी साइकिल को हमने कवर किया आपके बाह्य श्वसन वाले भाग में। एक छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं, फाइनल रिवीजन। देखो बाह्य श्वसन वाला भाग था, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो था आपका श्वासोच्छ्वास, यानी कि एक तो था आपका
श्वासोच्छ्वास यानी कि आपका निश्वसन और दूसरा श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, उसको हमने दो भागों में बांटा, एक निश्वसन और एक उच्छ्वास, जिसमें आप एक में तो अंदर लेते हो ऑक्सीजन और एक में बाहर निकालते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर दूसरा भाग हमने पढ़ा क्या, गैसों का विनिमय, जिसमें हमने देखा कि कैसे एल्वियोली में एल्वियोली से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जाती है और इस ब्लड वेसल से आपके वापस जो एल्वियोली वाला भाग है लंग्स का, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। फिर हमने आगे चल के इस भाग को डिटेल में जाना, भाई एक डायफ्राम वाला भाग था उसके बारे में भी पढ़ा है ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा कि जो गैसों का विनिमय होता है वो कैसे होता है, आपके विसरण या डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। बोलो हाँ। डिटेल जानी कि कैसे डिफ्यूजन का मेथड आपका कंप्लीट होता है ना, प्रेशर के थ्रू, भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो जाना। फिर हमने जाना कि कितनी क्वांटिटी में आपका जो मतलब कितनी क्वांटिटी में आपका ये कंप्लीट होता है निश्वसन, और निश्वसन में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ये भी बात कंप्लीट करी। फिर हमने एक संपूर्ण चक्र जो है छोटा सा जान लिया कि कैसे आपकी जो बॉडी है ना, कैसे आपकी जो बॉडी है उसमें आप वातावरण से ऑक्सीजन पहुंचती है ऊतक या टिश्यू वाले भाग तक, जहां हर एक सेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, एनर्जी बनाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाती है इस लंग्स से। ठीक है, ये हमने जाना। तो अभी तक इसके बारे में कुछ छोटी सी बातें यहाँ पर रिवीजन करने के लिए दी हुई है। जैसे हमने श्वसन के बारे में बात करी, जो क्या करता है, एट द एंड ऊर्जा उत्पादन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। फिर दूसरा हमने कि भाई दाब का जो अंतर होता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, उसके कारण ही आपका क्या होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण की प्रोसेस होती है और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, आपके बॉडी में आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर क्या होता है, 100 से 37, है ना। जो आपके 100 जो है वो कहाँ पर होगा, आपके एवियोली वाले भाग में होगा, और 37 आपके जो ब्लड कैपिलरीज वाला भाग है ना, उस कैपिलरी वाले भाग में होगा। फिर CO2 का आदान प्रदान होता है 46 से 40 mmHg प्रेशर की ओर। आप देखोगे 46 आपके जो है ब्लड कैपिलरीज में होगा, है ना, लेकिन जो 40 है वो आपके एवियोली वाले भाग में होगा प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जाना भाई बाह्य श्वसन के बारे में। उसमें क्या जाना, फर्स्ट हमने देखा श्वासोच्छ्वास, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, निश्वसन और निश्वसन या निश्वसन और उच्छ्वास, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, फिर हमने जाना गैसों का विनिमय के बारे में। तो हमारा ये जो बाह्य श्वसन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब। और हमने जाना कि ये जो उच्छ्वास वाला प्रोसेस होता है, यानी कि जो आपका एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, यानी सांस को बाहर निकालते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.03% गई, लेकिन आपकी बॉडी में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। कैसे, एनर्जी बन रही है एटीपी के रूप में। तो फिर क्या बनता है, आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है। आगे जानेंगे कैसे होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपकी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो उच्छ्वास या फिर जो आपके एक्सपिरेशन वाली प्रोसेस होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% से बढ़कर 4% हो जाती है। और ये जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जब आप ऊर्जा का निर्माण कर रही है आपकी बॉडी, है ना, जब आपकी बॉडी में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तब ये तब ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से बढ़कर 4% तक हो जाती है। ठीक है, तो भाई ये था आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने कवर किया आपका इस बाह्य श्वसन या फिर जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उस वाले भाग को। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपने श्वसन या फिर रेस्पिरेशन के बचे हुए भागों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक में हम जानेंगे कि जो गैसों का परिवहन है वो आपके ब्लड में कैसे होता है, और दूसरा हम जानेंगे आंतरिक श्वसन के बारे में, जिसमें आप जानोगे कि कैसे एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। फिर एट द एंड आपका एक प्रोसेस और आएगी, जिसमें हम क्या कवर कर लेंगे, जिसमें हम ये देख लेंगे कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो सांस लेती है, उसको एटीपी की ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करती है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस जाती है, और फिर छोटे छोटे कुछ टर्म कंप्लीट करके आप देखेंगे 3 लेक्चर में आपकी जो ये श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन है वो 3 और लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।